आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के लिए अब धीरे धीरे मुसीबतें हैं जो कम होने की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में लगता है कि यस बैंक के अच्छे दिन अब आ सकते हैं। जिस तरह से यस बैंक का जो पुराना समय था वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव बातें हो सकती है। उसके पीछे वजह यह है कि लगातार एनपीए भी काफ़ी अच्छा रिकवर हो चुका है। अब एआरसी के गठन की तैयारी भी हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में यस बैंक की एजीएम हुई है, उस एजीएम में क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है, कौन से प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और कितने वोटों के साथ मिली है, उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार यस बैंक क्वार्टर 1 में कुछ कमाल कर सकती है। वैसे तो पिछले हम क्वार्टर लगातार देख रहे हैं, हर क्वार्टर में कंपनी शानदार प्रदर्शन करी है। बैंक का अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तो क्या वही परिपाटी इस बार भी हमें देखने को मिलेगी? क्या बैंक का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा? यहाँ पे यस बैंक ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। क्या है वो डिसीजन, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से हमें निकल जाना चाहिए? वैसे तो काफ़ी समय से स्टॉक में कोई तेजी बनी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बाजार में जो लगातार गिरावट है उसमें ये स्टॉक नीचे भी नहीं गया है। ये इसके लिए खास अच्छी बात है। अब क्या इस समय आगे सिचुएशन बन रही है, जिस तरह से बाजार में पॉजिटिव वातावरण बनने लगा है, एफआई की तरफ से भी खरीदारी शुरू हुई है, तो क्या है यहाँ पे यस बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एक चौंकाने वाली बात निकल के आई है कि इस बार आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या उनको भरोसा नहीं है? तो बहुत सारी बातें जिनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्रेडिंग को देखें तो फ्राइडे के दिन स्टॉक 13.25 पर रहा, जहाँ पे 0.38% की गिरावट थी। इस गिरावट के वजह ये थी कि बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट थी। अगर पिछले एक महीने पहले की बात करें तो इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और थर्सडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे के दिन 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से यस बैंक की 18वीं एनुअल जनरल मीटिंग शनिवार को यानी कल 15 जुलाई को पूरी हो चुकी है और उसमें बहुत सारे रिजोल्यूशन पास किए गए, जिसमें मुख्य है कंपनी ने Q4 के रिजल्ट को अपने शेयर होल्डर के सामने पेश किया और उसमें उसकी मंजूरी ली गई, जिनमें 99.80 वोट के फेवर के हिसाब से ये प्रस्ताव पास हो चुका है और उस रिजल्ट को मान लिया गया है। दूसरा प्रस्ताव जो रखा गया था वो था डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से फंड रेजिंग की तैयारी करनी है। बैंक अपनी फंड रेजिंग करनी चाहती है, तो इस प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया, यानी 99.84% वोट के हिसाब से ये मंजूर प्रस्ताव हो चुका है। साथ में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अमेंडमेंट को भी मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए भी यहाँ पे 98.91 वोट ऑफ फेवर के साथ में ये फैसला हो चुका है। साथ में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सैलरी के पैकेज को पास करवाया गया, इसके फेवर में 99.74। उसके साथ में एमडी प्रशांत कुमार के सैलरी पैकेज को भी अप्रूव किया गया और इसके फेवर में 99.82% वोट मिले। साथ में अतुल मलिक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे उनके अपॉइंटमेंट के फेवर में भी यहाँ पे आपको देखेंगे तो 99.20 वोट मिले और साथ में यहाँ पे रेखा मूर्ति के अपॉइंटमेंट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगी उनके अपॉइंटमेंट के फेवर में भी यहाँ पे 99.04 वोट मिले। साथ में स्पेशल कैटेगरी में शरद शर्मा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए, उनकी मंजूरी भी मिल चुकी है, यानी 99.20 वोट उनके फेवर में पड़े। साथ में नंदिता गुर्जर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति के फेवर में 99.48% वोट पड़े। साथ में संजय कुमार खेमानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे, उनके फेवर में भी 99.49 वोट पड़े। तो सदाशिव श्रीनिवास ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे, उनकी नियुक्ति को भी मंजूरी मिल चुकी है, उनको 99.49 वोट मिले। इसके अलावा यहाँ पे केशव कुमार को भी नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए वोट उनके फेवर में आ चुके हैं, यानी 97.90 वोट उनके फेवर में पड़े। इसके अलावा संदीप तिवारी जो नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट को भी मंजूरी मिल चुकी है, उनके फेवर में 97.90 वोट पड़े। इसके अलावा प्रशांत कुमार की पोस्ट यानी एज ए डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट भी को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसके लिए 99.40 वोट % उनके फेवर में पड़े। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये लगभग सारे प्रस्ताव पास हो चुके हैं और मेजोरिटी वोटों के साथ में प्रस्ताव पास हुआ। सब के लिए कम से कम 99% वोट पड़े, यानी सबकी राय थी कि ये जो प्रस्ताव लिए गए ये पूरे होंगे और अब बैंक पूरी तरह से पटरी पे आ चुके हैं और इसलिए नए बोर्ड का गठन किया गया है और सबकी मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ पे एजीएम में एक और बड़ा डिसीजन लिया गया है। यस बैंक ने निर्णय लिया कि जो भी प्रीमेच्योर विड्रॉल कराएगा फिक्स डिपॉजिट में, उनके ऊपर अब पेनल्टी लगेगी और वो पेनल्टी बढ़ा दी गई है। ये लागू होगी 8 अगस्त 2022 से। अगर कोई यस बैंक में 181 डेज के लिए अगर फिक्स डिपॉजिट करवाता है
तो उससे पहले अगर वो विड्रॉ कर लेता तो फिर उसको जो पेनल्टी लगेगी वो 0.50% रहेगी, पहले ये 0.25% थी। इसके अलावा जो 182 डेज से ऊपर होगा उसके ऊपर अब जो पेनल्टी लगेगी वो 0.75% रहेगी, जबकि पहले वो 0.50% थी। तो आप देख सकते हो कि इसमें है जो पेनल्टी बढ़ा गई है, लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए वो राहत दी गई है, उनको पेनल्टी नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हो एक बड़ा डिसीजन लिया गया, इससे रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। यस बैंक के काफ़ी लोग हैं जो एफडी से पहले ही तुड़वा लेते हैं अपनी एफडी, और इस वजह से जो बैंक को बेनिफिट मिल सकता है। तो एक अच्छा निर्णय लिया गया है, इस वजह से बैंक की रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। काफ़ी लोग हैं जो पहले अपनी एफडी तुड़वाते हैं, तो उसमें जो है पेनल्टी तो लगती है। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छी जो बात निकल के आ रही है कि यस बैंक अपनी एआरसी का गठन करने जा रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में अपनी बातचीत को पूरी तरह से लगभग फाइनल कर लिया है, और इसकी जानकारी ऑलरेडी एक्सचेंज को भी दे दी गई है। तो 48,000 करोड़ रुपीज़ का जो एनपीए है वो जल्द से जल्द क्लियर होने वाला है, और इस एआरसी के माध्यम से पूरी तरह से नेट जीरो पॉलिसी पे आने वाली है यस बैंक, यानी पूरा का पूरा उनका जो भी बैड एनपीए वो खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जेसी एआरसी एलसीसी और जेसी फ्लावर मिलके इस एआरसी का गठन करेंगे, और इसमें माइनॉरिटी स्टेक होल्डर होगी यस बैंक, और ये लगभग अब फाइनल होने की तैयारी में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि लेटेस्ट म्यूचुअल फंड की हमारे पास होल्डिंग भी आ चुकी है 30 जून की, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें निकल के आ रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 5.38 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 4.86 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1% की होल्डिंग ली है। यहाँ पे देखें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 4.02 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.01% की होल्डिंग ली है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात निकल के आई है, यहाँ पे ICICI प्रू निफ्टी प्राइवेट बैंक ने अपनी होल्डिंग को बेच दिया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो DSP निफ्टी 500 इक्विटी ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बेचा है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी बैंक ETF ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बेच दिया है। तो इसका मतलब यह है कि इस बार ICICI बैंक ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम किया है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1% की होल्डिंग ली है, और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 1.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.30% की होल्डिंग ली है। और इसके अलावा SBI मल्टी एसेट एलोकेशन ने यहाँ पे 1.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.22% की होल्डिंग ली है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को निकाला, जिसमें स्पेशली 2 ICICI म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को निकाल दिया है। यहाँ पे भले ही म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग ऐसे ICICI बैंक के जो म्यूचुअल फंड उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया हो, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है HDFC बैंक और ICICI बैंक ने, उन्होंने कहा है कि हम यस बैंक से अपनी होल्डिंग को कम नहीं करेंगे। ये एक अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे अगर यस बैंक की परफॉर्मेंस को देखें तो Q1 का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, और इस बार आंकड़े पॉजिटिव रह सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है, और वैसे भी बाजार में जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। बाजार के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइस $100 से नीचे आ गई है। इसका मतलब अब बाजार में बड़ी मंदी की संभावना नहीं है, ऐसे में बाजार तेजी के साथ आगे जा सकता है, तो फिर पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो ऐसे में यस बैंक में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। शॉर्ट टर्म में फिलहाल कोई प्रॉफिट मिलने की संभावना नहीं है। एक बार हम इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 13.10 का पास सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 12.90 तक स्टॉक जाएगा, और गिरावट होती है फिर 12.70 तक भी जा सकता है। लेकिन वैसा पॉसिबल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी बुक वैल्यू वही 13.45 की, और उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड करता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 13.50 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 13.70 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँचेगा फिर 13.90 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, और आने वाले समय में अभी हमारे पास इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जून क्वार्टर की नहीं आई है, वो आएगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या FI ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, बढ़ाया है, DI की क्या कंडीशन है, वो सारी बातें हमारे सामने आ जाएगी। जैसे ही वो होल्डिंग आएगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वर्ड ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।